गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने विभिन्न कालों में स्त्रियों की क्या परिस्थिति रही थी, जिसमें आपने वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, धर्मशास्त्र काल और मध्यकाल में महिलाओं की परिस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम बात करते हैं कि उपनिवेश काल में महिलाओं की क्या परिस्थिति रही थी। क्योंकि जैसे कि हमने पूर्व में ही आपको बताया कि प्रत्येक काल में समय के अनुसार महिलाओं की परिस्थितियां बदलती गई। ये एक पुरुष प्रधान की मानसिकता को उसको हम कह सकते हैं, या कोई ऐसी विशेष परिस्थितियां रही थी जिसके कारण से महिलाओं के अधिकारों को धीरे धीरे उनसे छीनना प्रारंभ कर दिया था। अब उपनिवेश काल में महिलाओं की क्या परिस्थितियां रही थी, क्योंकि मध्यकाल में, जिसको हम मुस्लिम शासनकाल के नाम से जानते हैं, तो मध्यकाल में महिलाओं की परिस्थितियां काफ़ी दयनीय हो गई थी। बाल विवाह, सती प्रथा, इस प्रकार की कुप्रथाएं हमारे समाज में उत्पन्न हो गई थी। तो उपनिवेश काल 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है और 1947 तक, जब तक हम स्वतंत्र नहीं हुए थे। और इस काल के आरंभ में वे सभी कुप्रथाएं समाज में एक अभिन्न अंग बन गई थी, जिनका विकास मध्यकाल में हुआ था। कुलीनता की धारणा के कारण ब्रिटिश काल में दहेज प्रथा का भी प्रचलन हो गया, जिसके फलस्वरूप लड़कियों को एक भार के रूप में देखा जाने लगा, जो वर्तमान समय में भी लड़कियों को भार के रूप में देखा जाता है। इसके बाद भी ब्रिटिश काल में इस दृष्टिकोण से ब्रिटिश काल इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि इस युग में सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर है, राणा डे है, स्वामी दयानंद है, स्वामी विवेकानंद है, श्रीमती एनी बेसेंट है। इनके जो प्रयास रहे हैं भारत में समाज सुधार के, ये आंदोलन की प्रक्रिया वहाँ से प्रारंभ होती है। और इन समाज सुधारकों ने सती प्रथा है, बालिका हत्या है, बाल विवाह है, विधवा पुनर्विवाह पर नियंत्रण है, तथा स्त्रियों पर शिक्षा संबंधी जो प्रतिबंध थे उनका व्यापक विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। और जो ये आंदोलन थे, इनके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम 1829 में सती प्रथा निरोधक अधिनियम पास करके इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। देखो, आंदोलनों का इतना प्रभाव था कि ब्रिटिश सरकार को भी 1829 में सती प्रथा निरोधक अधिनियम को पास करना पड़ा। सन 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ, जिसके द्वारा विधवाओं को पुनर्विवाह करने के अधिकार भी प्राप्त हो गए। 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम के द्वारा विवाह के समय आयु कम से कम 15 वर्ष होना अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद ही सन 1937 में हिंदू स्त्रियों का संपत्ति अधिकार अधिनियम पास किया गया। इसके द्वारा स्त्रियों को अपनी संपत्ति को बेचने या किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने के अधिकार भी मिल गए थे। इन कानून के बाद भी स्त्रियों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सका। अंग्रेज सरकार को भी सुधार में विशेष रुचि नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने भारत के मुसलमानों से राजनीतिक सत्ता प्राप्त की थी। मुसलमान उनके विरुद्ध थे, वे हिंदुओं को अपने विरुद्ध नहीं करना चाहते थे। इसीलिए अंग्रेजों ने हिंदुओं के धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में कोई सुधार नहीं करने की नीति अपनाई थी। और इस काल में जो स्त्रियों की स्थिति दयनीय रही है, वो विभिन्न क्षेत्रों में दयनीय रही है। जैसे पारिवारिक क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में उन्हें कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं थे। परिवार का मुखिया पुरुष ही होता था। सारी शक्तियां, निर्णय लेने आदि के अधिकार
उसी पुरुष के हाथ में होते थे। स्त्रियों को परिवार से बाहर जाने का भी अधिकार नहीं था। बाल विवाह होता था। स्त्री को केवल संतान पैदा करने और घर गृहस्थी के कार्य में ही रहने को मजबूर किया जाता था। वर के चुनने में उससे पूछा तक भी नहीं जाता था। पति कैसा भी हो, उसे विवाह विच्छेद करने का अधिकार भी प्राप्त नहीं था। विधवा होने पर तो उसकी स्थिति बड़ी करुणामयी और दयनीय हो जाती थी। मनोरंजन के कोई साधन नहीं थे, बस उसके भाग्य में काम करना ही लिखा था। तो इस काल में पारिवारिक क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं को किसी भी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। उसको केवल संतानोत्पत्ति का ही साधन माना जाता था। दूसरा है सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में भी स्त्री को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा के फलस्वरूप वह घर के बाहर जाकर कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं रखती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले स्त्रियों में साक्षरता का प्रतिशत मात्र 6% था। समाज में स्त्रियों का कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं होता था। बहुपत्नी विवाह संपन्न परिवारों में प्रचलित थे। स्त्रियों को उसके साथ सामंजस्य या व्यवस्थापन करना पड़ता था। धार्मिक और पारंपरिक दृष्टि से स्त्रियों का कार्य क्षेत्र केवल घर की चार दीवारी के अंदर ही होता था। इसी प्रकार से तीसरा बिंदु है आर्थिक क्षेत्र में। 1937 से पूर्व स्त्री को आर्थिक क्षेत्र में कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। पाणिक्कर के अनुसार हिंदू समाज में पुत्री के अधिकार को कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया। पत्नी पति के परिवार का एक अंग बन गई और विधवाओं को मित्र समान मान लिया गया। स्त्रियों को केवल स्त्री धन संबंधी अधिकार प्राप्त थे। स्त्रियां घर से बाहर जाकर कोई आर्थिक कार्य नहीं कर सकती थी। कुलीन विवाह में काम करना हीन माना जाता था। संयुक्त परिवार में इन्हें कोई भी संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। स्त्रियों को तो वस्तु समान उपभोग की वस्तु माना जाता था। आर्थिक पराश्रित होने के कारण पुरुष इनका शोषण करते थे, क्योंकि वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थी, तो पुरुषों का शोषण लाजिमी था। स्त्रियां पुरुषों के अत्याचार सहती थी। अविवाहित लड़कियों का संयुक्त परिवार की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। अब जब इस प्रकार के जब प्रतिबंध होते हैं तो नारी की, हम ये कह सकते हैं कि इस काल में नारी की जो आर्थिक स्थिति थी वो अत्यंत दयनीय थी। चौथा बिंदु है राजनीतिक क्षेत्र में। क्योंकि पारिवारिक क्षेत्र में तो वो शोषण होता ही था, सामाजिक क्षेत्र में भी उसका कोई ऐसा सम्मान नहीं था। इसी प्रकार से आर्थिक क्षेत्र में भी उसको कोई ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं थे। उसको घर की चार दीवारी के अंदर ही रहना पड़ता था। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी उसको अधिकार प्राप्त नहीं थे। राजनीतिक क्षेत्र में 1919 तक स्त्रियों को वोट देने का अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं था। 1935 में स्त्रियों को मताधिकार, उनकी शिक्षा, पति की स्थिति, संपत्ति आदि के अनुसार दिया गया। किसी भी राजनीतिक कार्य में स्त्रियों को भाग नहीं लेने दिया जाता था। उनका जीवन घर की चार दीवार तक ही सीमित था। तो इसी संदर्भ में महात्मा गांधी ने स्त्रियों को घर से बाहर लाने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप स्त्री ने स्वतंत्रता आंदोलन आदि में भाग लेना प्रारंभ किया। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत में स्त्रियों की राजनीतिक स्थिति भी इस काल में दयनीय ही थी। तो ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करेंगे। इसके बाद हम उपनिवेश काल के बाद महिलाओं की क्या परिस्थिति रही है उस पर बात करेंगे। तो उपनिवेश काल के बाद महिलाओं की परिस्थिति में
थोड़ा सा सकारात्मक परिणाम आने प्रारंभ हुए, क्योंकि उसने शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की, आर्थिक क्षेत्र में भी प्रगति की, और उसमें राजनीतिक चेतना का विकास हुआ शिक्षा ग्रहण करने के फलस्वरूप, और जिससे सामाजिक जागरूकता में वृद्धि हुई और पारिवारिक क्षेत्र में भी अनेक अधिकारों की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से महिलाओं को उपनिवेश काल के बाद महिलाओं की स्थिति में कुछ परिवर्तन होने प्रारंभ हुए। उन परिवर्तनों के पीछे मुख्य रूप से हम स्त्री शिक्षा को मान सकते हैं, क्योंकि वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद आर्थिक रूप से संपन्न होने के प्रयास भी करती रही, और जिससे वो शिक्षित होने के साथ साथ उसमें राजनीतिक चेतना में भी वृद्धि होती गई, और जिससे एक समाज में जागरूकता उत्पन्न हुई, और जिसके फलस्वरूप उसको पारिवारिक क्षेत्रों में भी अनेक अधिकार प्राप्त हुए। तो इस लेक्चर को हम अगले उसमें बताएंगे आपको। इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगला लेक्चर जो होगा उपनिवेश काल के बाद महिलाओं की परिस्थिति, तो उसको हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। थैंक यू।